10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डकी साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी। डकी भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू किया था, तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो चुतियापा चल रहा है वो भी रॉन्ग ही काउंट हो रहा होगा। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना कर सकता हूँ, अपनी एक ऐसी क्लिप डाल सकता हूँ। मैं एक 19 साल का लड़का था जहाँ पे तुम लोग कहो यार डकी कितना अच्छा है भाई। नानी वाला ये कह रहा था कि डकी बदला ब्रदर को कत्ल करवाने तक गया। ठीक है, सीधी सी बात है, या तो तला व्यूज के लिए कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो बड़ी कोई गंदी औलाद है तला। ना इसे मैंने मारा, मुझे जिंदगी में पहली दफा अफसोस हो रहा है कि मैंने इसे क्यों नहीं मारा। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। बीवी भी ऐसी लगा कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। बता रहा हूँ खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो तू सारी जिंदगी याद रखेगा। इसकी फोटो क्यों लगाई है? मसला हल होया है। पाकिस्तान जो डेली बगैरत लोग ने ना वो 8.2 मिलियन ने। हाँ जी डकी साहब, डकी भाई को अनसब्सक्राइब तो कर दिया। डकी को अनसब्सक्राइब। मेरा ट्रैप था, ये मेरी ट्रिक थी। इस तरह की कोई आपको बात करेगा, आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना। ये बात पहले कहाँ पे थी? नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। मैंने उसको फोन पे कहा है कि भैया आपको जो कुछ मर्जी इसको समझ रहा हूँ, मैंने आपसे ये प्लेंटी ली है। ये बात पहले कहाँ पे थी? तो वही 10 लाख वाली बात ना कर, इकबाल साहब तुझसे 2 मिलियन निकलवा रहे थे, 20 लाख निकलवा रहे थे। 10 लाख तो छोटी रकम है, मैं बढ़ा के कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ कि इकबाल साहब तुझसे 20 लाख रुपया निकलवाने लगे थे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इतना इसके ऊपर मेरे नाम का खौफ है कि 2 घंटे की वीडियो मेरे ऊपर है, लेकिन टाइटल में लिख दिया डेढ़ शाम इदरीस। वो भी इसलिए लिखा कि पता है शाम इदरीस वाली वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज है, इसलिए मेरा नाम टाइटल में लिखने से इतने व्यूज नहीं थे आने, इसलिए डेढ़ शाम इदरीस लिख दिया, क्योंकि 6 मिलियन लोग 60 लाख लोग देख चुके थे उसकी वीडियो। इसलिए दूसरी बात, जिस चीज का इंसान के पास सबूत हो ना, वो दिखाता है ये सबूत है, बात खत्म। लेकिन तलहा शाम इदरीस वाला पार्ट सिर्फ 5-5 4-4 मिनट की बात है, 1.5 घंटा मेरे ऊपर बात कर रहा है। उसकी वजह क्योंकि मेरी बात को इसने मैनिपुलेट करना था। मैंने अगर कोई झूठ बोला होता, दिखाता ये झूठ है, झूठ तो कुछ है नहीं, उसको मैनिपुलेट करना था, इसलिए 1.5 घंटा लोगों को मैनिपुलेट करता रहा। अब इसकी पूरी 2 घंटे की वीडियो में मेरे खिलाफ सिर्फ 2 ही पॉइंट है, इसलिए मैं आपका टाइम जाया किए बगैर वो 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है जी, मैं सेक्सुअली लड़कियों को हरास करता हूँ, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने इससे 10,20,000 रुपए लिए। सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है ना। अब बेटा देखो, तू पूरी जिंदगी सोचेगा कि ये तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं, इसने अभी आप लोगों को बतानी है एक अपनी स्टोरी, फेक स्टोरी। ये मेरा ट्रैप था, ये मेरी ट्रिक थी। इस तरह की कोई आपको बात करेगा, आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना। ये बात पहले कहाँ पे थी? पहले क्यों नहीं बताई तूने 10 लाख वाली बात? अब क्यों लेके आ रहे हो जब डक्की भाई अपनी वीडियो में लेके आ गया? क्यों? क्योंकि इसने वो मेरे से ब्लैकमेल करके निकलवाए थे। ये इतना मुझसे डरा हुआ है कि अपने किड्स फैंस को कह रहा है कि मेरी किसी बात का यकीन ना करना, बस अंधाधुंध मुझ पे यकीन करना, क्योंकि इसे पता है कि इसकी इस वीडियो के बाद जो मैं सबूत दूंगा इसने डिस्ट्रॉय हो जाना। मैं इसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इसका सबूत किधर है? कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई वॉइस मेल, कोई प्रूफ किधर है? इसने आपको सिर्फ एक ही सबूत दिखाया, पैसे सेंड करने का, और वो भी मैं खुद व्हाट्सएप पे ऑन द रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसका बस चलता तो ये मैसेज भी व्हाट्सएप पे ना आता, क्योंकि अगर ये पैसे दे रहा तो क्यों दे रहा, उसकी वजह नहीं बताएगा। रुको जरा, सब्र करो। इसके पास पूरे 2 घंटे की वीडियो में यही एक दलील है कि मैंने खुद क्यों नहीं अपनी उस एक्सपोज वाली वीडियो में इन पैसों का जिक्र किया। और इसका पॉइंट यह है कि अब मैं लोगों को जस्टिफिकेशन दूंगा, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, नहीं, इसकी मैं अब जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 जनवरी 2024। ये जरा डेट चेक कर लेते हैं। टुडे डेट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद कि 4-5 दिन पहले 16 जनवरी को मैंने वो केस वापस ले लिया। ये आपको शायद मैं बाद में शो कर दूंगा बीच में अच्छी तरह इसकी तस्वीर लगा के। ये है एक नोटिस यासर शामी की तरफ से, FIA की तरफ से 27 दिसंबर 2023 को, यानी कि तकरीबन महीना पहले गुजरांवाला में हमारी तरफ से भी और नानी वाले की तरफ से भी। मेरे भाई जो अदनान है उसको वो यही कह रहा था कि यासर शामी, यानी कि उसने इशारों में कह दिया फिर वापस ले लो अच्छे रहोगे, वरना
हमने 2-3 और बंदे तैयार किए हुए हैं, तो वहां पे बैठ के तय हो गया कि जी हमारी सुलह हो चुकी है। अब इस वीडियो के नीचे अरीब, वो सिस्ट्रोलॉजी का वो बगैरत, ये सारे मुझसे इतना डरते हैं। अकेला इंसान ने पूरे के पूरे इन बगैरतों को वक्त पा दिया था। इस वजह से तब मैं चुप कर गया था। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं किस किस का नाम ले रहा था कि भाई इसकी भी तेरे खिलाफ आएगी, इसकी भी आएगी। यासर शामी ने ऑलरेडी FIR दे दी थी, कहते हैं उसकी भी डलवाऊंगा उसकी। मुझे बताओ मैं फिर क्या करता? मैंने फिर प्लान तैयार किया कि इसके बाद अब मैं सबूत इकट्ठे करूंगा और पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, फिर तुम लोगों की असलियत दिखाऊंगा लोगों को। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया है। मैंने उसको फोन पे कहा है कि भैया आपको जो कुछ मर्जी इसको समझ रहे हो, मैंने आपसे ये प्लेंटी ली है। 10 लाख लिया है नानी वाले से डक्की के जरिए, और साथ में एक वीडियो ली है राजीनामे की कि हमारी सुलह हो चुकी है, ताकि पूरा इस माफिया पूरे को एक्सपोज करना है। उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। अभी तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अब मैं शायद कुछ महीनों बाद पाकिस्तान से निकल जाऊं। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, अपने घर से, अपने फितरत में होती है मोहब्बत, लेकिन किसी मकसद की खातिर मुझे अब यहाँ से निकलना है। मैं अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान से निकल रहा हूँ और फिर इन सब को जाके एक्सपोज करूंगा, इन सब की असलियत दिखाऊंगा। तब ये किस पुलिस वाले को पैसे देंगे? वहां पे तो पुलिस वाले नहीं ना बिकते, बिकते भी होंगे लेकिन ऐसे नहीं बिकते जैसे यहाँ पे टके टके पे बगैरत बिकते हैं। हम उनको काफिर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन कानून उधर है। इसलिए मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ। पाकिस्तान में तो अगले 50 साल तक मुझे कोई कानून नहीं नजर आ रहा। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, सारी सजाएं गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के लिए पैसा दो, बस निकल जाओ। देखिए मेरा अबू है लकी भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू किया था। आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना कि बात पहले कहां पे थी। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया है। ये बात पहले कहां पे थी। मैंने तेरे लिए भी तो कोई पॉइंट छोड़ना था ना, ताकि तुझे हल्लाशेरी मिले कि मेरे पास एक पॉइंट है और तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे और फिर उस गलती के ऊपर पूरी जिंदगी पछताए। 10,20,000 रुपया। भाई मेरे पास तो सिक्योर डाटे में 27 GB का तुम्हारे खिलाफ डाटा है। 10,20,000 रुपया। मैं पागल हूँ उन बातों की सफाई दूं जिसकी सफाई तुझे देनी चाहिए। 10,20,000 रुपया। मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे पत्ते पड़े हैं, जब तू किसी बात को गोल मटोल करके लोगों के सामने दिखाएगा तब मैं ये पत्ते फेंकूंगा। 10,20,000 रुपया। आप खुद सोचो, इसकी पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर टिकी है, 10 लाख रुपए। इसकी ये वीडियो सिर्फ 3 हफ्ते की प्लानिंग है ना, मेरी एक एक चीज 1.5 साल की प्लानिंग है। आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना कि बात पहले कहां पे थी। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया है। ये बात पहले कहां पे थी। इन पॉइंट्स को लेके जब तू लोगों को मैनिपुलेट करेगा तब मैं आऊंगा, जैसे मैं अब आया हूँ कि डक्की के साथ जितनी मेरी बातचीत चल रही थी सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था और उसका सबूत मैंने आपको दे दिया है। सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। जिस तरह अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ, जो तूने अपनी 2 घंटे की वीडियो में बार बार एक ही बात पैसा पैसा था कि ये गरीब आदमी है, पैसे के लिए ही कर रहा है, लोगों के जहन में ये डाल देता हूँ। 10,20,000 रुपया। जो तू करना चाहता है ना वो मैं खुद कर देता हूँ, तेरी बार बार क्लिप चला देता हूँ। तू लोगों के जहन में यही डालना चाहता है ना, मेन मुद्दे से हटा के ये डालना चाहता है 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10,20,000 रुपया। ओ भाई 10 लाख वाली बात ना कर। इकबाल साहब तुझसे 2 मिलियन निकलवा रहे थे, 20 लाख निकलवा रहे थे। 10 लाख तो छोटी रकम है, मैं बढ़ा के कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ कि इकबाल साहब तुझसे 20 लाख रुपया निकलवाने लगे थे। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरा इन सारे केसेस वगैरह में 16 लाख रुपया तकरीबन लग चुका है, तो इकबाल साहब ने कहा था कि मैं तेरा वो 16 लाख इनसे निकलवा देता हूँ। देखो मैंने सोचा कि मैंने तो प्लान ऑलरेडी रेडी कर लिया हुआ, एक और सबूत क्यों ना इकट्ठा कर लिया जाए। वो सबूत भी इन्हीं के खिलाफ है, ये पैसे क्यों दे रहे हैं। सोचो अगर ये गिल्टी क्रिमिनल नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा क्रिमिनल हूँ, सेक्सुअल हरासर हूँ, तो ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। 10,20,000 रुपया। यार मुझे एक बात बताओ, मैं 1.5 साल कोर्ट में केस लड़ा हूँ इनके खिलाफ, इनके अरेस्ट वारंट निकाले सिर्फ 10 लाख के लिए। 10,20,000 रुपया। मैं 3 सालों से इन बगैरतों को एक्सपोज कर रहा हूँ सिर्फ 10 लाख के लिए। इन दोनों बगैरतों को छोड़ के अब मैं बाकी जितने भी बगैरतों को एक्सपोज करूंगा, एक्सपोज करने के लिए मैं आइसलैंड आके बैठ गया हूँ सिर्फ 10 लाख के लिए। चलो ये भी छोड़ो, मैं 35 लाख रुपया लगा के अपनी फैमिली को लेके आइसलैंड में आ गया हूँ, दुनिया के आखिरी कोने में आया हूँ सच बोलने के लिए।
सिर्फ 10 लाख के लिए। ये बगैरत इंसान इतना मैनिपुलेटर है, इसे पता है कि हमारी आवाम भोली है, मेरे सब्सक्राइबर्स ब्लाइंड हैं, बच्चे हैं, वो चुंगड़े हैं, वो पूरी बात सुनेंगे नहीं, फैक्ट नहीं देखेंगे, सच्चाई क्या है, बस मेरी बात सुन के जाके उसको हेट देना शुरू कर देंगे। इसलिए इसके ऊपर पैसों वाली बात कर देता हूँ। पूरे अपने 2 घंटे की वीडियो में इसने कोई 50 मरतबा मेरी अम्मी का नाम लिया और पैसों का। इसकी माँ पैसे, इसकी माँ पैसे, इसकी माँ रो रही थी। सबूत किधर है? प्रूफ दिखा। वही बस बच्चों को पागल बना रहे अपने असल में यार इसके सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं ना, उनको बंदा क्या सबूत दे, उनको कौन सा समझ आ जानी है। तू ये साबित करना चाहता है कि सिर्फ 10 लाख के लिए मैं सब कुछ भूल गया। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपया अपनी माँ को रुलवा के मेरे से लिए। इसने अपने 2 घंटे की वीडियो में कोई 50 मरतबा कहा है कि मेरी माँ ने रो के इससे पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल किया। लेकिन इस चीज का सबूत किधर है? कोई नहीं है, बस बच्चों को पागल जो बनाना है। इतनी दफा मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी? तू तो एक ही बार मई 2023 में अपनी माँ को लेके मेरे घर में आया। मैं अपनी मदर को भी लेके आऊंगा। तो अभी जो है ना, हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर, ठीक है, हमारी फैमिली की मुलाकात कर रही है, भाई लोग बैठे हुए हैं। हमने कहा चलो फड्डे शड्डे जो है ना मुकाते हैं। अगर मैं कहूँ कि तू अपनी माँ को लेके आया, तेरी माँ आके मेरे पैरी पड़ गई कि मेरी बहू के बारे में सच मत बोला करो, मेरे बेटे को मत एक्सपोज किया करो, मैं अभी झूठ बोल दूं। हालांकि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि तेरी माँ आके मेरे पैरी पड़ गई, मेरे भीख मांगी कि प्लीज हमें एक्सपोज मत करो। पैसों वाली बात शुरू हुई है नवंबर दिसंबर में, वो भी इकबाल साहब ने कहा कि जितना तेरा लगा है मैं निकलवा के देता हूँ, और पैसे तूने सेंड किए जनवरी 2024 में। तो भाई मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी जब मेरी माँ ने तुझे ब्लैकमेल किया? बता। मई के बाद जब तू अपनी माँ को लेके मेरे घर में आया, उसके बाद मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी? अब इतना चला कि यहाँ पे इसने डेट शो नहीं की, लेकिन मेरे पास भी तो ये है ना, ये चेक करें, डेट चेक करें, 5 जनवरी 2024, और मेरी माँ ने इस मनूस का बूथा आखिरी बार मई 2023 में देखा था। बीवी भी ऐसी लगा कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। इसकी पहचान पता है क्या? ये उस खूबसूरत लड़की का शोर है। तो बेशरम इंसान। तेरी पहचान अब बीवी के नाम से होती है। वो देखो अरूब का बंदा। आपको असली स्टोरी का अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसने मेरे से प्यार मोहब्बत तब शो की जब मेरी FIR थी। इसने मेरे से FIR प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई, उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। ओ भाई मैं तुझसे पैसे मांगने लग पड़ा, तुझे ब्लैकमेल करने लग पड़ा, इसका कोई मैसेज, कोई सबूत, कोई कॉल, कोई वॉइस मेल किधर है? प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो इसके खुद के चैट पे पड़े हुए। 1.5 घंटे में तूने पूरी कोशिश की है मेरे खिलाफ कोई वॉइस मेल ढूंढने की, किधर है? जो इसके खुद के चैट पे पड़े हुए हैं। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का कोई रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर दिया था कि तुम बात करो इस बारे में, ताकि इस चीज का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन जो बात मैंने की है चैट पे, उसका तो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अब ये देखो, सबसे पहले इसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा और फिर मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। साथ मैंने इसको कहा प्लीज कंफर्म। मैंने कहा ये कंफर्म कर दो, डिड यू रिसीव? कहता ओके डन। उसके बाद जाके इसने अपना इस्तिगासा वापस लेने का काम शुरू कर दिया। हाँ ये पॉइंट, अगर ये मैंने पैसों वाली बात छुपानी होती तो मैंने सारी डील, सारी बात, सारी ये पैसों की डील किसी और के जरिए करवाई। कोई इसने सबूत नहीं दिया, सिर्फ पेमेंट सेंड करने का सबूत दिया है। ऐसी बात ही है ना। तो अगर मैं इस बात को छुपाना चाहता तो क्या मैं ये पैसे भी किसी और के जरिए ना इससे ले लेता जिससे मैंने ये डील करवाई? मैं खुद जानबूझ के प्लानिंग करके ये डाटा व्हाट्सएप के ऊपर लेके आया ताकि कल को ये इसी के खिलाफ सबूत हो। 10,20,000 मैंने इससे लिए, लेकिन उसका किया क्या ये नहीं आपको बताया। उसमें से 20,000 उसी वक्त अदालत में वो जो मिठाई मांगते हैं वो 20,000 उधर दे दिया। वॉइस मेल सुन लो। और हाँ, ये सारे प्रोसेस के ना वो वकील ने, और उधर सारी अदालत में ये वो तकरीबन 20 के PKR लगने हैं, ठीक है। जैसे पता है ना गुजरांवाला में, जारी बात है गुजरांवाला में हमारा ऊपर था तो हम वापस ले रहे थे, तो वो सारा हमने मैनेज किया था। आपको पाकिस्तान का पता है, इधर वो रीडर, अदालत, मुंशी, ये वो सारे कहते हैं मिठाई दो, ये करो वो। तो इकबाल साहब कह रहे थे आप ये 20 के ना दूसरी पार्टी से लो, यानी कि डक्की से लो। और उस 10 लाख में से जो 6 लाख रुपया मेरी जेल के दौरान 7 दिन जेल में रहूं, पीछे वकीलों का, इधर उधर FIA वालों को मुझे मार ना पड़ने, फिर वहां पे तकरीबन 2.5 लाख FIA वाले ने भाई अदनान ने दिया, तकरीबन 6 लाख रुपया मेरा वहां पे लग गया। हर बंदे ने मुंह खोला है, हर बंदे ने मुंह खोल के पैसे लिए। जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका था 6 लाख रुपया मैंने वो उधर दिया। पीछे बचा तुम्हारा 4 लाख, वो भी मैंने तुम लोगों के खिलाफ जो केस में वकीलों में सारे पैसे यूज हुए थे, टोटल 16 लाख रुपया उसमें से माइनस कर लिया। फिर भी अभी तक 6 लाख रुपया तुम्हारे खाते में रहता है।
मेरा टोटल 16 लाख लगा। मैंने तो तुझसे 10,20,000 रुपए लिए, बाकी का 6 लाख भी मैं तुझसे निकलवा रहा था, वो क्यों नहीं बताया? मैं तो 16 लाख निकलवा रहा था। भाई मुझे किडनैप तूने गुंडों से करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों से मुझे किडनैप करवाया, तो मेरा 16 लाख रुपया टोटल लग गया, लेकिन तूने सिर्फ 10,20,000 दिया, और अब भी पूरे 2 घंटे की वीडियो में तुझे वही 10,20,000 चुभ रहा है। अबे तेरे लिए क्या है, एक बार दोबारा अपनी बीवी के साथ व्लॉग बना, 10 लाख फिर कमा लेगा। ये जानबूझ के 2 घंटे की वीडियो में कोई 50 मरतबा इसने इसलिए जिक्र किया ताकि लोग मेरे कमेंट्स में आके सिर्फ एक ही बात करें, 10 लाख और असल मुद्दे से हट जाएं। जो सेकंड मुलाकात होती है वो नदीम अपनी जाती रेड गाड़ी पे जाता है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है भाईजान। वो अपनी जाती रेड गाड़ी जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नजर आ रही है, ऐसी हेवीली मॉडिफाइड, उस पे क्यों किडनैप करेगा किसी को? वाह क्या लॉजिक है। अगर नानी वाला मुझे किडनैप करने आता तो अपनी जाती गाड़ी में क्यों आता? अबे वो सुलह करने आ रहा था, अगर वो कैडी डब्बे में आता तो मुझे पता नहीं था चल जाना ये किडनैपिंग करने आया है। ये अच्छी खासी मुंह मारी गए होने के बाद उनकी लड़ाई भी हो गई। अब मैं वहां पे खुद मौजूद नहीं था, ये बातें मुझे नदीम ने आके बताई। उसके भाई से फोन लिया, उसको जो वीडियोस और रिकॉर्डिंग कर रहा उनको डिलीट किया, उसके फेंटे की वीडियो भी बनाई। ओ भाई अपनी तरफ से कहानी बना के ये बताना चाह रहा है कि वहां पे मुंह मारी होगी, इस वजह से बदला को उठाना पड़ा। मुझे आप खुद बताओ, क्या मैं अकेला नानी वाले की गाड़ी में बैठ के 5 लौंडों के साथ, बदमाशों के साथ बैठ के ये बहस करूंगा कि नानी वाला गलत है मैं सही हूँ? उसके फेंटे की वीडियो भी बनाई जहाँ पे वो कहता है कि डक्की मेरा अब्बू है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को इसने ऐसे मैनिपुलेट किया कि देखो मुझे बुलवा रहे डक्की मेरा अब्बू है इसलिए मुझे डक्की ने भेजा। नहीं, वहाँ पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। जन्नत मिर्जा मेरी बहन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहाँ से आ गई? जन्नत मिर्जा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। चेक करो इसकी मैनिपुलेशन। ओ भाई तू कह दे किडनैपिंग हुई ही नहीं, ये फेक वीडियोस हैं, कह दे। इस नानी वाले ने जन्नत मिर्जा का नारा इसलिए लगवाया क्योंकि ये वीडियो जाके देखो, ये जन्नत मिर्जा का निकम्मा एक्स जाहिल बॉयफ्रेंड मुझे ऑलरेडी धमकियां सरेआम लगा चुका था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुझे मेरा अंदाजा नहीं है मैं क्या क्या करूंगा। मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो तू सारी जिंदगी याद रखेगा। वहाँ पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। जन्नत मिर्जा मेरी बहन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहाँ से आ गई? जन्नत मिर्जा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ये नानी वाले का भी पक्का दोस्त है, डक्की का भी पक्का दोस्त है। उसका सबूत इन 2 वीडियोस में भी मौजूद है, इन 3 वीडियोस में भी मौजूद है। आप क्यों नहीं इसकी गेम समझ रहे? इस डक्की मुनाफिक का 1.5 घंटा इधर उधर की पुराने मुर्दे उखेड़ने का यही मकसद था कि लोग इधर ओ अच्छा ये हुआ तो वो इन्हीं बातों में उलझ जाएं, मैनिपुलेट हो जाएं और असल मुद्दे से हट जाएं, जो कि मेरी किडनैपिंग हुई है, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग हुई है, पाकिस्तान में सरेआम बदमाशी हुई है और कानूनी इदारों का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के आ गया हूँ? मायूस हो के मैं हर हवाले से लड़ चुका था। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसकी सारी 1.5 घंटे की मैनिपुलेटेड बातों का सबूत, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी इन 6 वीडियोस में दे चुका हूँ। अगर कोई जानना चाहता है वो सारा मामला क्या हुआ था, वो जाके ये सारी वीडियोस देख ले, बजाय इसके कि मैं दोबारा 2 घंटे की वीडियो बनाऊं। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। हाँ अब आपको बात समझ आई ना कि प्लान इसका लाहौर का ही था। ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था, मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इसको मजबूरन डसका आना पड़ा और इसलिए हमारे सामने ये अपनी ही गाड़ी में अपने असद दोस्त के साथ दोनों आए, बस हमारे सामने, ताकि हमें शक ना हो। और मैं अकेला हूँ, मैं साथ कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते, इनको ये ऑलरेडी ATM के बाहर प्लांटेड कर आया था, छुपा आया था। और एक तीसरा भी था जिसको इसने पुलिस की कॉल आते ही असला दे के उतार दिया कहीं पे रास्ते में। खैर ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते हैं, इनको ये यहाँ पे प्लांटेड कर गया था और अजवा रौनक वाली जगह से यहाँ पे अंधेरे वाली जगह पे लाने का इसके पास क्या बहाना था, आप इसके मुंह से खुद सुन लें। तो मैंने कहा कि कोई बैंक ATM दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लूं। सुन लिया, पैसे निकलवाने के बहाने हमें यहाँ पे लाया, ऊपर से इन किराए के गुंडों ने हमला कर दिया। कछुआ ब्रदर ने आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको किडनैपिंग का नाम दिया। किडनैप की ना किसी की नियत थी ना ये हुआ है, लेकिन उसने उस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको नाम किडनैपिंग का ही दिया। इसका फेंटा जरूर लगा, लेकिन फेंटे की स्टोरी भी मैंने आपको बता दी। असरो रसूख रखने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद नानी वाले के ऊपर FIR हो गई। पुलिस वाले पागल हैं। करोड़पति होने के बावजूद, असरो रसूख होने के बावजूद, जान पहचान होने के बावजूद तुम लोगों के अरेस्ट वारंट निकले। अदालत पागल है। ये भी झूठ बोल रहा है कि नानी वाला खुद बाद में थाने खुद गया, जबकि पुलिस ने नानी वाले को सड़क के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा था। तभी तो पुलिस की मजबूरी बन गई फौरन FIR दर्ज करना। अगर वो FIR दर्ज ना करते तो उन पे सवाल आता। 15 पे कॉल हुई थी, तरफ नाके लगा दिए थे।
भाई ये पुलिस की इंसल्ट है कि उनके ही शहर में, उनके ही थाने के करीब से कोई बंदा उठा के ले जाए। उसके बाद नानी वाले और उसके गुंडों को डाले में डाला गया और नानी वाले की कार एक पुलिस वाला खुद चला के थाने के अंदर जा रहा है। आप खुद देख लें। देख लो गड्डी अंदर जा रही है। बदला ब्रदर ਨੂੰ किडनैप करके ले गए थाना। मैं भी नाल सा, मैंने मुंह ते बंदूक मारी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਕਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ दब के मार जा बाहर जा पुतला। और मेरी पूरी फैमिली, मदर, छोटा भाई, वाइफ की पूरी फैमिली, उन सबको जो है ये गंदे अल्फाज के अंदर रगड़ चुका है, जिसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच का नाम। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरी गुड बुक्स में है और एक बंदा इस पे गुस्सा हुआ है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा नहीं यार नदीम ऐसे नहीं करो यार, वो लल्ला ब्रदर बेचारा रो पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करो यार। अब क्योंकि इस वीडियो का नाम है नो मोर लाइज, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मेरा अबू है भाई के खिलाफ। अभी इस चीज को जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि मुझे गुंडों के जरिए किडनैप करके मार पड़वाना, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप करके मार पड़वाना, 7 दिन बिला वजह फेक असर रसूख निकाल के केस करना इसलिए सही है क्योंकि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूं। और पूरे 2 घंटे की वीडियो में मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सेक्सुअल हरासमेंट वाला जुमला इसके नजदीक ये है। क्रिंज अगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बारी, यही तो कह रहा है वो डीप स्ट्रेस में है। जो शाम इस पर ट्वीट करता था कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक रात गुजारनी है। हक दिया। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट झोलियां बंद होगी। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੈਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਕਨ ਤੂੰ करना दब के मार जा बाहर जा पुतला। फेक शो ऑफ झूठी बर्गर, इसमें सेक्सुअली हरासमेंट किधर है? जो गोल्ड डिगर वाली लाइन है ना, वो इस सारे वाकये के बाद मैंने काट दी। जब इसकी माँ मेरे घर में आई, ये अपनी इसी माँ की दोबारा कसम उठा के कहे क्या मैंने इसकी माँ से माफी नहीं मांगी कि मैंने आपकी बहू के बारे में वो गलत कहा था। जो मैंने चीज इसकी बहू के बारे में गलत कही गोल्ड डिगर, उसका मेरे पास सबूत नहीं था, वो मैंने काट दी। इस तरह गलतियों को सही किया जाता है, ना कि मैं तो 19 साल का था, जबकि अब भी गालियां वैसे ही देता है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, वो वीडियोस वैसी पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। मैंने वो सारी चीजें ट्रिम कर दी हैं, प्राइवेट की हैं। मैंने इन 2 लड़कियों के बारे में कहा था ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे अपनी नुमाइश करके ये अपना रेट लगवा रही हैं। लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग यूट्यूब पे चलेगा और कब इसकी पैंट झोलियां बंद होगी। दोस्तों अब देखो, अगर मैं अपनी नीयत वैसे ही आपको यहाँ पे बताऊं ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गई है बुहतान की बात कि मैंने उन 2 लड़कियों पे बुहतान लगाया। इसलिए मैं कसम उठाऊंगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि इस लाइन को बोलने के पीछे मेरी जो नीयत थी ना वो ये थी कि ये अपना रेट लगवा रही है अपनी नुमाइश करके। जिस तरह इंस्टाग्राम पे इधर उधर लड़कियां अपनी खूबसूरत सी पिक्चर अपलोड करके कहती हैं रेट माई पिक्चर, तो क्या वो खुद कह रही है कि मेरा रेट लगाओ? मेरा रेट कहने का मतलब था कि ये अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, डांस करती हैं, अपना वो ऐसे लचक दिखाती हैं ताकि इनको गाने मिले, ड्रामे मिले, फिल्में मिले। आजकल इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लड़कियां क्यों अपनी नमूदो नुमाइश, अपना बनाओ सिंगार दिखाती हैं, अपनी लचक, अपना सब कुछ दिखाती हैं ताकि उनका रेट लगे, यानी कि ताकि उनको ड्रामे मिले, फिल्में मिले और वो तरक्की करें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मेरी नीयत ये थी। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। लेकिन चूंकि मेरी वो लाइन सिर्फ उतनी सी कट करके आपको दिखाएगी तो वो ऐसे ही लग रही है कि जैसे मैं सिर्फ
यही करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ, बुहतान लगा रहा हूँ। तो इस वजह से वो लाइन मैंने कट भी कर दी थी क्योंकि लोग गलत समझना शुरू हो गए थे। मेरा मकसद उन दोनों लड़कियों के ऊपर उस तरह का गंदा बुहतान लगाना नहीं था। अगर उन्होंने उसको बुहतान समझा है तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, माफी मांगता हूँ। इस तरह अपनी गलतियों को सुधारा जाता है जिस तरह मैं सुधार हूँ, ना कि इसकी तरह मैं हूँ निशाल का लड़का। लेकिन वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरा मकसद शुरू से लेके अब तक, आप मेरी यार कोई भी वीडियो ऐसे क्लिप ना देखो इनके, वो पूरी की पूरी वीडियो जाके देखो, उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, आपको समझ आएगी कि मैं उस पूरी की पूरी वीडियो में क्या मैसेज देना चाहता हूँ। इसने नोटिस किया कि ये तो कोर्ट पे हाजिरी भी लगा रहा है, ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको अफेक्ट भी नहीं हो रहा। ओ भाई तूने कोर्ट में एक बार हाजिरी लगाई, सिर्फ एक बार, उसके अलावा सबूत दिखा दे किधर है। मैं तो दिखा रहा हूँ एक हाजिरी तूने सिर्फ लगाई और तुझे उसी हाजिरी में रियलाइज हो गया था, पता चल गया था कि तू सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज हो जाएगा और अदालत में भी तू झूठा साबित हो जाएगा। एक हाजिरी लगाई और उसी के कुछ दिन बाद मुझे उठा लिया क्योंकि इसे रियलाइज हो गया था कि ये फंस चुका है। ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको अफेक्ट भी नहीं हो रहा। ये चूड़ा ब्रदर जो है वापस मेरी वाइफ पे आ गया। रात के 2 बजे अरूब अपना इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह देख रही होती है, कुछ लोगों ने उसको लिंक सेंड की होती है, वो देखती है। इसने बीवी के साथ पोस्ट लगाई, सिंगापुर से कमाल जगह मैंने नहीं देखी। इसके नीचे इसी के फैन ने कमेंट किया, और आपकी बीवी अरूब से कमाल चीज मैंने नहीं देखी। याद है मैंने 9 महीने पहले क्या कहा था? तुझे किसने कहा कि तुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं? जिस तरह की तेरे शोहर की ऑडियंस है ना, हर कोई तेरे ऊपर ठड़की है और वो पैसों का भूखा लालची इंसान इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है, तभी तो तुझे सबके सामने पेश कर दिया। लेकिन लोगों को क्या पागल बनाया? वो ऐसी नहीं है, मुझे मजबूरन लाना पड़ा। और अब देख लो मेरी वो बात आपके सामने इसने खुद साबित कर दी है। उसको रिप्लाई करा कि आपकी अम्मी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाला रिप्लाई। अबे साले जुए खाने वाले बंदर, उसने तेरी बीवी देख के कहा है, तूने उसकी अम्मी देखी है? या उस बंदे की अम्मी रिश्ते में तेरी फूफी लगती है जो तुझे अपनी फूफी के बारे पता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं? बच्चों वाला रिप्लाई दे रहा है जो बच्चे नहीं कहते हैं, तू पागल, तेरी माँ पागल। लेकिन न्यूज देने वाले इतने इस कछुकू में से डरते हैं कि लिखते हैं एपिक रिप्लाई। व्हाट अ रिप्लाई, वाओ, डक्की का कोई जवाब नहीं। सही कहते हैं, फेमस बंदा फूसी भी मारे तो फैंस कहते हैं वाओ व्हाट अ साउंड। और वैसे मजदूरों के बेलचे तू अपनी ऑडियंस से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है? 4 साल तूने अपनी ऑडियंस को गालियां और ठड़क ही तो सिखाया। अब तेरी ही ऑडियंस तेरी ही बीवी पे रोज अपना ठड़क झाड़ती है, तो इसमें तेरा अपना फॉल्ट है। जा जाके अपनी वीडियोस देख, तूने खुद इनको गालियां, वल्गैरिटी और ठड़क सिखाया। जा जाके देख। रोते हुए मेरे पास आती है, वो कहती है कि ये वीडियो निकाली है इसने, उसने ये बोला है तो उसने वो बोला है। फरूख खोखर के वक्त तेरी बीवी रो के तेरे पास नहीं आई? और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुझमें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फरूख खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तुझे फिर मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी की पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की। उसने कहा कि तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा, इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई हो सकती है? लेकिन नहीं, उसके ऊपर केस करने की बजाय उल्टा अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर इसी ने उससे माफी मांग ली। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। बड़ी खैरत है भाई तुझमें। मुझे पुलिस वालों को पैसे दे के उठवा लिया, लेकिन फरूख खोखर से अगले दिन खुद माफी मांग ली। वाह, हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। जब मैंने पिछली वीडियो बना के इसको मैसेज किया कि भाई हाँ भाई फरूख खोखर के बारे में क्या ख्याल है, तो इस आपके हम्बल यूट्यूबर ने मुझे गालियां दी। लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। मैंने आज तक इसको बगैरत मुनाफिक वगैरह के अलावा कोई गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। और ये क्या है? ये मैसेज देखो, ये क्या है? इससे बड़ी गाली कोई हो सकती है? मुझे बताओ। अब असल बात मैं बताता हूँ क्या है। इसका गलत गुरु से क्या ताल्लुक? असल में मैंने इनके खिलाफ किए थे केस, इनके अरेस्ट वारंट निकल आए थे, तो जो इनके ऊपर केस था वो वापस लेने के लिए, मुझे काबू करने के लिए इसने मास्टर प्लान बनाया। इसलिए इसने ये ड्रामा रचा। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। मैंने उनको कहा यार मेरी बात सुन लें, मेरी वाइफ जो है वो सुसाइडल हुई है, आप प्लीज इस मैटर को देखें। उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर पकड़ा दिया और आ गया। ये सारी डिटेल जो है मैंने उसको लिख के दी। उसने ऐसे पढ़ी, ऑफिसर ने, डक्की भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से FIA पे जाएंगे ना, तो आपके साथ ये मैं तो कहले हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये FIA पे भी, मैं तो कहता हूँ FIA। वहां पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। खुद सुन लिया ना इसके मुंह से कि मेरे खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं था। अगर केस बनता होता तो मेरे अपने शहर का थाना
मेरे ऊपर केस कर देता। भाई इस पैसों के भूखे का गैरत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये गैरतमंद होता तो फारूक खोखर ने इसकी बीवी के ऊपर इतनी बड़ी हरासमेंट की है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैंने एक्शन लेना ही लेना है। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा मैं लाहौर FIA में मैं किसी को जानता हूं, तुम उनसे जाके मिल। जिसका ये नाम नहीं ना ले रहा मैं भी नहीं लूंगा कि एवं फंस जाऊं। उसी के जरिए लाहौर के मेन बंदे से राब्ता करवाया, फिर लाहौर के मेन बंदे ने सियालकोट के मेन बंदे से राब्ता करवाया। मैं जाता हूँ लाहौर FIA, उनका मैं नाम नहीं ले सकता। ये नाम क्यों नहीं ले रहा? यही तो पॉइंट है। अगर तो कानूनी कार्रवाई हुई थी, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई, मैं नाम लेता हूं नानी वाले के ऊपर जो केस हुआ था हमीद विरक DSP डस्के थाने का था, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि प्योर कानूनी कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर FIR के वक्त। और जिस जज ने इन लोगों के अरेस्ट वारंट निकाले उसका नाम था परवेज नाम था उस जज का नाम। मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरी कार्रवाई प्योर कानूनी थी। ये क्यों नहीं नाम ले रहा उस फेमस असर रसूख वाले बंदे का? ये क्यों नहीं नाम ले रहा FIA लाहौर के उस ऑफिसर का? ये क्यों नहीं नाम ले रहा सियालकोट के उस ऑफिसर का? क्यों? क्योंकि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो कानूनी तौर पे नहीं थी हुई, वो गैर कानूनी कार्रवाई थी। लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात होती है, ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है। और लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते थे, वो फैन निकल आए। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिल लो, डैट इज सियालकोट। उनका उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं चला गया सियालकोट से मिलने। कहता आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझे उसी डस्का पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शुगर लगाया था, उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर का मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच रहना है। मेरे अपने शहर का थाना मेरे खिलाफ केस करने से इनकार कर रहा है क्योंकि मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। इस वजह से इसने असर रसूख निकाला, मुझे गली से पुलिस वाले गुंडों से उठवा लिया, मुझे जेल में रखा और पीछे मेरी फैमिली को ब्लैकमेल किया। ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तुहाडा लग जांदा पता हुण। आहो कोई इन्हां कोल वारंट नहीं है ना। अच्छा ब्रदर अरेस्ट भी हो जाता है। मैं लंबी सांस लेता हूँ, सबको गुड न्यूज देता हूँ कि ब्लैकमेलर, हरासर, बदला ब्रदर अहमद अली मुगल जो है वो अरेस्ट हो गया है और वो अंदर है। इसने मुझे जेल में मार पड़वा के अपना सारा गुस्सा निकाले। जब वो मुझे मार रहे थे तो वो फोन पे कोई बगैरत सुन रहा था, मुझे नहीं था पता ये नानी वाला बगैरत है, ये डक्की, ये नहीं मुझे पता, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा फोन पे सुन रहा था मेरी चीखें। वो पुलिस वाला मुझे तब तक मारता गया जब तक वो फोन वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब वो फोन वाला नानी वाला था या डक्की ये नहीं मुझे पता, लेकिन डक्की के अपने क्लेम के मुताबिक वो ही मुझे उठाने में सारे का सारा वही शामिल था। मुझे पुलिस वाले गुंडों के जरिए उठवाने में नानी वाला नहीं था, ये डक्की के अपने मुताबिक बात है। तो इसका यही मतलब निकलता है फोन पे भी ये डक्की ही था जिसने मुझे इतनी मार पड़वाई, मेरे पूरा महीना यहाँ से गिल्ट नहीं गए। इसने अपना सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। आपके पास नंबर आ है जज साहब का, तो जरा ना वो ये हुआ है कि जज साहब चले गए हैं और हमारे ऑर्डर का उन्होंने साइन नहीं किया और अभी कल पे बात बढ़ रही है। तो जितनी जो हमने दौड़ लगाई है वो सारी जो है बताया हमारे इधर जा रही है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ जज साहब का डायरेक्टली रहा है ना, तो हो सकता है फिर उससे कुछ फायदा हो। चलो रुको मैं बात करता हूँ। ठीक है जी, मैंने जज साहब से बात की, मैंने कहा यार ये बच्चा जेल में है, ठीक है, इसको ज्यादा डिले ना करवाएं, इसकी जमानत करवा दें। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक जज है जिसने इसकी बेल करनी है, ठीक है, उसके साथ मेरा डायरेक्ट राब्ता हो जाता है क्योंकि वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता है, उसके बच्चे की फैन निकल आते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जज को मैं ये नहीं कह सकता कि इसको एक्सटेंड कर दो। अगर मेरे अंदर शैतान होता, शाम इदरीस जो है ना अपनी वीडियो के जरिए कह रहा है कि इसने तो अगले बंदों को इंसान समझा ही नहीं, तू इतना बड़ा मैनिपुलेटर की कोई हद ही नहीं। मैंने कहा था यार फैमिली को आपस में मिलाओ, दिल साफ करो और आगे खत्म करें बात को। अभी तक आपके स्कैम में से एक शर्त भी अभी आपने पूरी नहीं की, सही है। मैं तो स्कैम की दूर की बात आपके भाई को तो बांध दी, हाँ कोर्ट पे बयान दूंगा खत्म, और स्कैम के बगैर ही मैंने वो खत्म कर दिया। ठीक है जी, अब आप ये चेक करो कि भाईजान मैंने स्टाम्प पेपर जो है इससे जो लिखवाया था उसमें से एक भी शर्त जो है अभी लल्ला ब्रदर ने पूरी नहीं की। फिर भी जो है मैंने अपनी FIR वापस ले ली थी क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि यार बस ठीक है, खत्म हो गई बात, तो खत्म हो गई। यानी इसने अपना गुस्सा भी निकाल लिया और मुझे चुप भी करवा दिया। अब पीछे क्या बचा था? पीछे बस यही बचा था कि लोगों के सामने अब मैं डक्की शरीफ बनूंगा। और वो कैसे? मैं इसके घर जाता हूँ, ऐसे शो करता हूँ कि मैं बड़ा हम्बल इंसान हूँ और मैं मुझसे फिर वीडियो बनवाता हूँ जिसमें मैं ये कह दूंगा जी ठीक है गलत फहमी हुई थी, और लोगों को क्या इमेज जाएगा, डक्की कितना अच्छा इंसान है। इंज दे भैन कुत्ते दा पुता नहीं करदे जिकन तू करना है, दब के मार जा बाहर दा पुतला। पाकिस्तान में रहा तो दोबारा इन्होंने मुझे पकड़ के हमें जेल में फेंक देना और बाद में फिर मेरी फैमिली के साथ कि अब ये मुआहिदा कर लिया, ये सुलह कर लिया।
तो मैं ये दोबारा नहीं चाहता। इसलिए पहले मैं अपनी फैमिली को सेव कर लूं। मेरी जिंदगी का अब मकसद बदल चुका है। मैंने किसी एक के साथ मटक्का नहीं लगाना, इन सबको एक्सपोज करना। ये जानबूझते हुए हक को तस्लीम नहीं करते। एक तो अंधा बंदा होता है ना, या एक तो जाहिल बंदा होता है जिसको पता ही नहीं। ये समझदार है, अक्लमंद है, अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, सच्चे नहीं है। बड़ी अच्छाइयां इनमें, दुनिया की सारी अच्छाइयां, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, भाई फंड भी करते हैं, हर गरीब की खिदमत भी करते हैं। सारी अच्छाइयां इनमें हैं, अच्छे हैं लेकिन सच्चे नहीं है। और अल्लाह को अच्छाई से कुछ नहीं, अल्लाह को सच से है, सच से। सबसे अच्छे तो काफर है, ठीक है, काफिर से अच्छे कोई है? उनमें कितनी इंसानियत है, ये हकूक सब कुछ, लेकिन काफिर सच्चे नहीं है। सच से मुराद वो हक को एक्सेप्ट नहीं करते। ये भी सारे लोग हक को एक्सेप्ट नहीं करते, सच को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या फायदा इन सारी अच्छाइयों का जब आपने अल्लाह की दी हुई तालीमात को एक्सेप्ट ही नहीं करना। अपनी बीवियां, बहनें, माएं, प्राइवेसियां दिखा रहे हैं, यकियां, बिगाड़तियां, शादियां, फंक्शन, इनके सारे देख ले इस्लाम के खिलाफ है पूरे सोशल मीडिया पे। तो फिर क्या फायदा उन सारी अच्छाइयों का जब आप सच्चे ही नहीं है। तो अल्लाह को सच पसंद है। अच्छाइयां तो काफिरों में बहुत ज्यादा है, जानवरों में भी अच्छाइयां हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह को सच पसंद है। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह मैं बाहर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर अपना सफर, नया सफर शुरू करते हैं, जो मुझे अब मकसद समझ आ चुका है। लल्ला ब्रदर उसकी नानी को, एक हेल्पलेस एजेड औरत को, अपनी रोस्टिंग वीडियो में उनकी फोटो लगा के जिक्र कर रहे हैं। नानी वाले के क्राइम को, उस मारने पीटने को इस तरह जस्टिफाई कर रहा है नानी वाले के गुस्से को, कि उसे गुस्सा आ गया था। और गुस्से की वजह क्या थी कि मैंने नानी वाले की नानी के ऊपर बेहुदा पता नहीं कैसी बात कर दी। चलो देख लो मैंने कैसी बात कर दी। इसने मेरी नानी का जिक्र किया। नानी का जिक्र, दोस्तों जरा ये क्लिप देखो। मैंने इसकी नानी की इतनी इंसल्ट किया कि इससे बर्दाश्त नहीं हो सकी, इतनी इंसल्ट। यही दोस्तों रिवायत के मुताबिक सबसे पहले इस इंसानुमा खोते के हम आपको टैलेंट दिखाएंगे। इस लकड़ बग्गे के पास टोटल 4 टैलेंट है। यही सबसे पहला टैलेंट ये कि इस भाई साहब की एक नानी है जो कि एक बुजुर्ग खातून है और हम उनकी इज्जत करते हैं। शुरू में ये अपनी नानी के साथ आता था जो सीधी सादी बातें करती थी। यही इसका पहला टैलेंट है और इसी वजह से इसका नाम नदीम नानी वाला पड़ा। यही दूसरा, हाँ जी, बहुत इंसल्ट कर दिया मैंने। कितना झूठ बोलोगे? एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे? टक्की के ऊपर बहुत रोस्टिंग वीडियो बनाई, उसकी हर वीडियो में इसने मेरा तज़किरा किया। ओ भाई, उन तीनों वीडियोस में मैंने तुम्हारा कोई तज़किरा नहीं किया, मेरा तज़किरा किया। अबे जाहिल इंसान, झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। इन तीनों वीडियोस में कहाँ पे तुम्हारा तज़किरा दिखाओ। हाँ बताओ, मैंने इसकी नानी के बारे में ऐसा कौन सा वर्ड कह दिया कि ये 5 गुंडों समेत मुझे मारने ही आ गया। इसकी नानी को मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसे रोस्ट किया था और इसके अब्बू डक्की को रोस्ट किया था। वो असल गुस्सा था कि ये कल का लौंडा सबसे फेमस टिकटॉकर को रोस्ट कर रहा है, ये कल का लौंडा सबसे फेमस यूट्यूबर को रोस्ट कर रहा है। इसकी आपको मैनिपुलेट करने के लिए नानी वाले के क्राइम को गुस्सा कह के कि उसका जो गुस्सा था उसकी नानी की वजह से था और जो डक्की का गुस्सा था वो उसकी बीवी की वजह से था। तो अब खोते इंसान, फरूक खोखर के वक्त तेरा गुस्सा कहाँ था? दब के मार जा, बाहर जा पुतला। दोस्तों आखिरी पॉइंट पता है क्या है? ये आपको 1.5 घंटा मैनिपुलेट करके इधर उधर की बातें, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये घुमा के ना आपको मेन मुद्दों से हटाना चाह रहा है। और वो है 2, एक गुंडों के जरिए किडनैपिंग, एक पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैपिंग। आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती हैं। सब कुछ ये 2 वीडियोस वाज़िया कर रही हैं। शुक्र अल्लाह का कि ये 2 वीडियोस हैं, वरना ये तो 0 कर देते हर चीज को, 0 के कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये रिप्लाई भी ना करता, जिस तरह पहले चुप था वैसे भी अब भी चुप ही रहता और दोबारा मुझे उठा लेता। जिस तरह पिछले 3 सालों से ये चुप था ना, अब अनसब्सक्राइब हो रहा है तो सामने आया है। अगर मैं आइसलैंड में ना होता, पाकिस्तान में होता, तो इसका रिप्लाई नहीं था आना। मेरी एक और वीडियो आनी थी सॉफ्टवेयर अपडेट की, मुझे इन्होंने दोबारा उठा लेना था। ये तो मैं आइसलैंड में आके बैठा हूं तो ये मजबूर हो गया, अनसब्सक्राइब हो रहा है, बाइकाट हो रहा है, जलील हो रहा है, खार हो रहा है। इस वजह से 1.5 घंटा मैनिपुलेट कर रहा है ताकि लोग इन 2 मुद्दों से हट जाएं। जिस चीज को उसने मेंशन किया ना, कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी, मेरे में इतनी अकल नहीं थी। बात करो यार, अब फंस चुका है, अनसब्सक्राइब हो रहा है तो अपनी रोस्टिंग, अपनी गालियों को भी गलत कहना शुरू हो। तब तो ये डिफेंड करता था। बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले
अब आते हैं गालियों पे। यार जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे ना 4 साल पहले, तब भी गालियां थी वीडियोस में, 4 साल बाद भी गालियां हैं। अब मैंने ये ट्वीट कर दिया तो लोग कह रहे कि यार तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि गाली सही है। 2 wrongs don't make a right। मैं 2 wrongs don't make a right को तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो चुतियापा चल रहा है वो भी रॉन्ग ही काउंट हो रहा होगा। चल गाली देने का ये कौन सा बहाना जी, मुझसे ज्यादा फिल्मों में गालियां दी जाती हैं। क्राइम करने का ये कौन सा बहाना जी, मुझसे बड़े बड़े क्रिमिनल फिर रहे हैं। इस तरह तू कटहरे में खड़ा कोई भी मुजरिम कह दे जी, जैसा मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ जिसने मोटरसाइकिल चुराई है। मुझसे बड़े बड़े चोर दुनिया में फिर रहे हैं, पहले उनको सजा दो फिर मुझे कहना गलत है। तू दब के मार जा बाहर जा पुतला। तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो चुतियापा चल रहा है वो भी रॉन्ग ही काउंट हो रहा होगा। अब तो फिल्मों में और भी ज्यादा गंदा आ गया, तो तूने क्यों एक्सेप्ट कर लिया जी गालियां गलत हैं, क्यों एक्सेप्ट किया? तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो चुतियापा चल रहा है वो भी रॉन्ग ही काउंट हो रहा होगा। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि यार देखो वक्त के साथ साथ इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हाँ ऑफ कोर्स इंसान सीखता है। मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी, लेकिन इसने कुछ नहीं सीखा, झूठा है, मुनाफिक है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे गालियां दे रहा था, मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां। ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है, 4 उसकी निशानी है कि जब किसी के साथ इख्तलाफ हो जाए तो गाली गलोच पे आ जाता है। ये मुनाफिक की एक निशानी हो गई। 4 गिनवाता हूँ, 4 नहीं 3 तो गिनवाऊंगा। 7 से 8 साल पहले 3 मिलियन लोगों के सामने तब गालियों को नॉर्मलाइज करके, फैशन बना के, ट्रेंड बना के, उस गालियों को डिफेंड करके अब कह रहा है कि मैं तब कम अकल था। मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी। और अब 8 मिलियन लोगों के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके, बीवी दिखा के, बीवी नचा के, घर की औरतों की नुमाइश करके, फैमिली व्लॉगिंग नॉर्मलाइज करके, करोड़ों रुपया कमा के 5 साल बाद ये कह देगा ये फैमिली व्लॉगिंग गलत है। तब मैं अक्लमंद नहीं था, तब मैं 25 साल का लड़का था जिसे लगता था फैमिली व्लॉगिंग सही है। अबे हाँ, तो सिर्फ एक मुनाफिक इंसान है जो पैसा कमाने के लिए, जिसका मकसद सिर्फ फेम, पैसा और हाइप है। पैसा कमाने के लिए तू कुछ भी कर सकता है। अच्छी हाँ, लेकिन यार ये मुझे समझ नहीं आती, ये हाफ बाजू वाले तुमने क्या करने हैं? हाफ बाजू नहीं है। ड्रामा चेक करो, हाफ बाजू तो ऐसे कह रहा है जैसे बड़ा गैरतमंद है। अरे भाई कोई शोहर अपनी बीवी को ऐसे कैसे दिखा सकता है? ये क़यामत की निशानी है कि औरतें पूरा लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। अब इसकी जस्टिफिकेशन इससे मांगोगे ना तो ये यही कहेगा कि दुनिया में तो इससे भी ज्यादा नंगी औरतें फिर रही हैं, पहले उनको कुछ कहो फिर मेरी बीवी को कहना। ऐसी बातों में इसको इस्लाम याद नहीं आता, लेकिन जब ये एक्सपोज हो रहा होता है तो सिंपैथी लेने के लिए मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान। और तूने यहाँ पे अल्लाह को हाजिर नाजिर क्यों नहीं जानना? यहाँ पे तो अल्लाह हाजिर नाजिर है। मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये बात कर रहा है, सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहा है। मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी। अगर तुम्हारी गालियां गलत थी तुझे रियलाइज हो गया था, तो अब तक वो प्राइवेट क्यों नहीं है वीडियो? अब तक वो पब्लिक क्यों है? अगर तुझे रियलाइज हो गया कि गालियां गलत हैं, तो फिर भी अब तक वो पब्लिक क्यों है? अब समझ आ रही है कि ये बंदा कितना बड़ा मुनाफिक इंसान है। यार इतना बड़ा मुनाफिक कोई कैसे हो सकता है? कोई 80,000 कोई लाख तक उसको फिर भी सब्सक्राइबर आया वहां से। उसकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, 5-6 लाख वीडियोस, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने एडिट करवाई, उसकी वीडियो का थंबनेल मैंने बनवाया, हर चीज, ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो। वही तो, तू क्यों उसकी इतनी फेवर कर रहा है? तेरे नजदीक तुझे तो पता चल चुका था जब उसने मुझे किडनैप किया कि वो क्रिमिनल है, बदमाश है, तू फिर भी उसकी फेवर कर रहा है, उसको चैनल बना के दे रहा है, शाउट आउट दे रहा है। भाई आपको पता है चेक बाउंस का कितना बड़ा केस होता है, चाहे वो 1 लाख का भी चेक हो ना, बड़ी फट के हाथ में आती है। मैं इतना मजबूर हो गया उस चीज के अंदर भी कि भाई मैं केस भी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या कर दे। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। भाई तू क्यों मजबूर हो गया? तुझे पता है वो स्कैमर है, किडनैपर है, क्रिमिनल है, तू पुलिस के हाथों उसे पकड़वा, अपनी जान छुड़वा, लेकिन नहीं, क्राइम पार्टनर है इसलिए चुप। यार अब तो सच बोल, तेरी मेहरबानी सच बोल दे। मुझे भी और मामला लगता है, यकीन करो कि मुझे लगता है कि उसके पास भी ऐसी चीज है। आप नहीं ऐसी कोई चीज नहीं यार, अल्लाह माफ करे यार। मतलब अगर आपको टोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। अजीब जानवर है। देखा ना, जब तेरी कोई शहरग, कोई शिकंजा, कोई टोटा, कोई चीज उसके हाथ में नहीं, तो फिर तू क्यों उसकी फेवर करता रहता है? क्यों? क्योंकि तू उसे क्राइम करवा चुका है, क्राइम पार्टनर है वो तेरा। वो फंसेगा तू भी फंसेगा। आपका ये दोस्त है ना, लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि चलो आप लोगों की दोस्ती को 10 साल हुए, 11वें साल आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। जब आपकी एक दोस्त से लड़ाई होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। पेती बंदा।
ये बात है। हाँ देखा, ये चीज है। अब नानी वाले को इसके सारे क्राइम पता है, इसको नानी वाले के सारे क्राइम पता है, इसलिए दोनों चुप है। बस ब्लेम गेम खेल सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, वो सबूत कोई नहीं देगा एक दूसरे के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ गए, हम दोनों को जेल हो जानी है। तुम्हारी उसकी मेन लड़ाई है, मैं ना मुझे उसकी परवाह ना उसको मेरी परवाह। देखो मैंने भी ये बात पहले भी की थी, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और रही नानी वाले की बात, ये वो तो तुम्हारे साथ जो सालों कर सकते हैं, मैं तो खुद उसका आई विटनेस हूं यार। मेरे सामने 2 चीजें हुई हैं, मेरे गैर मौजूदगी में 10 हुई हैं। तुझे जो उसके सारे क्राइम पता है, तो तुझसे बड़ा क्रिमिनल कौन है जो एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहा है? पुलिस से फड़वाओ उसे इबरत का निशान बना। लेकिन नहीं, दोनों क्राइम पार्टनर है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ सबूत नहीं देंगे कोई। हाँ, ब्लेम गेम खेलेंगे, वो इसको कहेगा, वो इसको कहेगा। जब पूरे सोशल मीडिया पे मुझे हेट भी आ रही, अनसब्सक्राइब कर रहे, अनसब्सक्राइब भी आ रहा, उसके बाद मुझे ऑफ भी करने पड़े। अब पूरे पॉडकास्ट में देखो, बस कोई भी जो मुंह में आ रहा है, ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए बकता जा रहा है। ओ भाई, तू तो कहता था चोर और झूठे बंदे की निशानी है छुपना, तू आज तक छुपा रहा, किसी को पता नहीं लगने दिया। अब जब तू बाइकआउट हो रहा है, अनसब्सक्राइब हो रहा है, तब के मैं तो काका फीडर पीता हूँ, उसने किया सारा कुछ। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना कर सकता हूँ, अपनी एक ऐसी क्लिप डाल सकता हूँ। ये व्हाट्सएप गाइस, आज हमारे पास डक्की भाई आए हैं, कसम से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे मिले हैं जैसे भाई लोग नहीं मिलते यार, कसम से बहुत अच्छा लगा हमें डक्की भाई। जहाँ पे तुम लोग कहो यार डक्की कितना अच्छा है भाई, कितनी रिस्पेक्ट दी अगले को, लेकिन बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन बहन ना अपने आप को शो नहीं करूंगा कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ। जानबूझ के इससे मिला और पैड़ा जो मुंह बनाया ताकि लोगों को लगा सिंपैथी दुनिया का नो अनस्टेबल करिए। तो ये चालाक इंसान सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। जिन टिकटॉकरों को ये गालियां देता था, अब उन्हीं से जाके भीख मांग रहा है। आखिरी बात यह, डक्की ने खुद साबित कर दिया कि उसने कानून का गलत इस्तेमाल किया था, और नानी वाले ने भी खुद साबित कर दिया कि उसने मुझे किडनैप किया था। क्या ये दोनों क्रिमिनल नहीं है? क्या इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? के खिलाफ इनके अरेस्ट वारंट निकाले सिर्फ 10 लाख के लिए। मैं 3 सालों से इन बगैरतों को एक्सपोज कर रहा हूँ सिर्फ 10 लाख के लिए। चलो ये भी छोड़ो, मैं 35 लाख रुपया लगा के अपनी फैमिली को लेके आइसलैंड में आ गया हूँ, दुनिया के आखिरी कोने में आया हूँ सच बोलने के लिए, सिर्फ 10 लाख के लिए। क्योंकि वो 16 लाख मैंने इन्हीं के ऊपर लगाया था। अब जब दोबारा मुझे मेरी मेहनत का वही फल, जो मैं ये सब जेल में जाने वाले थे, अदालत में इनको सजा मिलने वाली थी, वो सिचुएशन मुझे दोबारा दे दो, मुझे उसी सिचुएशन पे खड़ा कर दो जब ये जेल में जाने वाले हों, तो मैं इनको 10 लाख क्या 20 लाख वापस करूंगा। इन दोनों ने क्राइम किया, अपने मुंह से माना, उसको गुस्से का नाम दे दिया और कानून का गलत इस्तेमाल किया और उनका नाम भी नहीं लिया। जब तक ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, तब तक ये आपको बस इस तरह इधर उधर की बातें करके घुमाते रहेंगे और बेवकूफ लोग इनकी बातों में आते भी रहेंगे। मेरी पाकिस्तान के हर उस पावरफुल इंसान से, हर कानून के रखवाले से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों फराडियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, इन दोनों कानून के साथ खेलने वालों का एहतसाब लिया जाए। ये नानी वाला सरेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने मुझे उठाया, मारा, पीटा, और डक्की सरेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कानून के कुछ ऑफिसर्स का गलत इस्तेमाल किया, उनका नाम भी नहीं ले रहा। तो मेरे कानून के रखवालों से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों का एहतसाब किया जाए। भाई मैं तो इनसे लड़ा हूँ जहाँ तक मैं लड़ सकता था, और इनके अरेस्ट वारंट भी निकाल दिए, लेकिन इन्होंने पैसे की ताकत से कानून का गलत इस्तेमाल करके मुझे चुप करा दिया, दबा दिया। मैं मायूस होकर पाकिस्तान से निकला हूँ। जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे।